में जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस ने अब 6 लोगों के ही बीमार होने की बात मानी है और 7 लोगों के ठीक होकर लौटने का दावा किया है। बड़ी बात है कि शुरू में शराब कांड को नकार रही पुलिस शराब पीने की बात मानने लगी है। इतना समझावत रहने पर बोलते बोलते भावुक होकर रो पड़ते इस लड़के का नाम है सुमन। सुमन के पिता परीक्षण मांझी मोतिहारी के उन 5 लोगों में शामिल हैं जिनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। परीक्षण मांझी की 4 बेटी और 2 बेटा है। एक बेटी की शादी 13 मई को होने वाली थी। बेटी की डोली उठती उसके पहले ही पिता की अर्थी उठ गई। परीक्षण मांझी की जान उसकी एक गलत आदत ने ले ली। अब घर वालों को इस बात की चिंता सता रही है कि बेटी का विवाह कैसे होगा। दिन उतराल बा ना मानत रहल हमनी से बैसाखी में के दिन उतराल बा। तुरकोलिया के प्रमोद यादव की मौत संदिग्ध स्थिति में हुई है। अब भाई चीख चीख कर कह रहा है कि उसके भाई की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। यहाँ से लेकर के गए हम लोग मनी में, वहीं मेरा भाई डेथ कर गया है, जहरीली शराब के कारण हुआ है। परीक्षण मांझी और प्रमोद यादव की तुलना में राजेंद्र राय थोड़े भाग्यशाली रहे, जो जहरीली शराब पीने से बीमार होकर अस्पताल के बिस्तर पर तो पहुंचे लेकिन जान बच गई। राजेंद्र राय की पत्नी पूनम देवी कहती हैं कि लाख मना करने के बाद भी पति शराब नहीं छोड़ रहे। नतीजा आज पूरा परिवार परेशान है। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से जो 5 लोग बीमार हुए हैं, उसमें एक गाजर कुमार पासवान भी है। गाजर के पिता कहते हैं वो हर रोज शराब पीता था। गांव में ही शराब बनती है, बिकती है और लोग खूब कमाई भी करते हैं। मीठा सरकार बंद कर लेकिन माने ही नहीं खे। बैठल मालिक खाता, बाल बच्चा खाता, हम खाता नहीं। नदी किनारे बना हुआ था ना घर में। जब शराब पीने से मरने वालों और बीमार लोगों के घर वालों ने खुलकर शराब पीने की बात को मानना शुरू किया तो पुलिस के सुर भी बदलने लगे हैं। कल तक जो पुलिस अधिकारी शराब कांड के दावे को खारिज कर रहे थे, आज वो पहली नजर में शराब पीने की बात मानने लगे। जरा हम लोग जांच कर लेते हैं। सुनते हैं कि वो बीमार रहते थे, लेकिन उनकी मौत काहे हुई जांच कर रहे हैं हम लोग। उनके गांव पर अभी हम लोग जाएंगे। सभी लोग अभी जो लोग इलाजरत है या जिनके मृत्यु हो गई, सभी लोग शराब का सेवन किए थे। हाँ, अभी प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि शराब के सेवन किए हैं। शराब कांड के आरोपी जम्मू बैठा के साथ मुख्य आरोपी नागा राय को पुलिस ने परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। परसौना के चौकीदार भरत राय को सस्पेंड करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि तुरकोलिया थाने के एसएचओ उमाकांत मांझी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं, तो और लोगों का भी नाम पता चल रहा है, जिस पर लगातार छापामारी की जा रही है। सवाल है कि घटना घटने के बाद ही क्यों खुलती है पुलिस की नींद, क्यों शुरू होता है एक्शन, और सबसे बड़ा सवाल, जहरीली शराब से कब तक जाती रहेगी जान। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो जहरीली मौत आखिर कब तक? इस खबर को समझने से पहले शराब बंदी में जहरीली शराब से मौत के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक शुरुआत के 6 साल में 23 मौतें हुई। अब किस साल में कितनी मौत हुई वो जान लीजिए। साल 2016 में शराबबंदी लागू हुई और साल 2016 में 6 मौतें जहरीली शराब पीने से हुई। साल 2017 में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं हुई। साल 2018 में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन साल 2019 में जहरीली शराब ने 9 जिंदगियां गटक ली। साल 2020 में 6 मौतें हुई और फिर साल 2021 में 2 लोगों की मौत हुई। इसके बाद एनसीआरबी का डेटा नहीं आया। बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 से 2025 तक, यानी कि 9 साल में जहरीली शराब से 190 लोगों की मौत हुई, जबकि बिहार पुलिस का डेटा कहता है कि साल 2016 से 2026 तक 354 मौतें हुई। जहरीली शराब से मौत पर सबके अलग अलग दावे हैं, सबके अलग अलग आंकड़े हैं और शराबबंदी के बाद सरकार के अनुसार 2025 तक 190 लोगों की मौत हुई।
बिहार पुलिस के अनुसार साल 2016 से 26 तक 354 लोगों की मौत हुई, जबकि विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी के बाद बिहार में जहरीली शराब से 1300, जी हां 1300 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। अब संदिग्ध मौतों के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो आखिरकार क्या है? शराबबंदी में शराब आखिरकार परोसी कैसे जा रही थी, मिल कैसे रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सबसे पहला सवाल, कब से शराबबंदी है ये जानते हैं। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है। फिर सवाल उठता है कि किसके कहने पर शराबबंदी हुई, तो जवाब है महिलाओं के कहने पर। सब जानते हैं महिलाओं ने ये अपील की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उनके कहने पर यह शराबबंदी हुई थी। फिर सवाल उठता है कि आखिरकार शराबबंदी क्यों की गई, क्या उद्देश्य था? तो इसका जवाब है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार नशा मुक्त बिहार बने, नशा मुक्त प्रदेश बने, इसीलिए शराबबंदी की गई। अब जब नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए शराबबंदी लागू की गई, फिर शराबबंदी में शराब से मौतें कैसे हो रही हैं? तो ऐसे में शराबबंदी में जो शराबबंदी से मौत वाली जो खबर है उसको अब समझते हैं कि 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को लेकर हर कोशिश की गई, जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई, चौकीदार से लेकर थाना अध्यक्ष तक जिम्मेदारी तय कर दी गई। जिस पंचायत में शराब मिलेगी वहां का चौकीदार जिम्मेदार होगा, यह व्यवस्था की सरकार ने। जिस थाने में शराब मिलेगी वहां का थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होगा, यह व्यवस्था भी की गई। बावजूद इसके ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब सवाल है कि इस घटनाएं क्यों हो रही हैं? अगर गांव में शराब बन रही थी, चौकीदार को खबर क्यों नहीं लगी? अगर चौकीदार को खबर थी तो क्या चौकीदार ने यह सूचना दी, और नहीं दी तो क्यों नहीं दी? अगर थाना क्षेत्र में शराब बन रही थी तो थानेदार को इसकी सूचना थी, अगर थी तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई, अगर नहीं थी तो क्यों नहीं? और सवाल यह भी है कि अब तक शराब को लेकर थानेदार ने क्या किया है, शराब के धंधेबाजों पर क्या कार्रवाई की गई, क्या एक्शन लिया गया? अब जबकि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी में कैसे बनाई जा रही थी शराब? ग्रामीणों को शराब बनने की जानकारी पुलिस आखिरकार बेखबर क्यों थी? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो चुका है? क्या चौकीदार ने शराब बनने की सूचना थाने को दी थी? अगर थाने को पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस के संरक्षण में यह पूरा गोरख धंधा, शराब का धंधा चल रहा है? अब बेगूसराय की खबर का रुख करते हैं। बेगूसराय में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो न सिर्फ डराती है बल्कि बड़े सवाल भी खड़े करती है। जहां मामूली विवाद में एक युवक पर तेजाब डालकर उससे बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। यह सनसनीखेज घटना नगर थाना क्षेत्र स्थित मुंगेरीगंज वार्ड 32 की है। घायल युवक की पहचान छोटू राम के रूप में हुई है। पूरी खबर बाद में समझाएंगे, सबसे पहले एक रिपोर्ट। बेगूसराय, एक छोटा सा मामूली विवाद, बस एक बहस, तू मैं का झगड़ा, और फिर दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे की नजरों के सामने एक युवक पर तेजाब फेंक दिया गया। उसकी चीखें अभी भी उस गली में गूंज रही है, बचाओ बचाओ। लेकिन अपराधी रुका नहीं, उसके घर तक पीछा किया। इस तस्वीर में देखिए एक युवक जो तेजाब की शीशी लेकर आगे बढ़ रहा है और बिना कुछ बोले, बिना किसी झिझक के बाइक के पीछे बैठे इंसान पर फेंकने लगता है। रुकिए और अब कैमरे के दूसरे एंगल से देखिए कि युवक तेजाब की भभक से जलकर जान बचाकर कैसे भाग रहा है। उसका चेहरा, उसका भविष्य, उसका शरीर, उसके हाथ, उसके पैर, सब कुछ पिघल चुके हैं। एक पल में जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अपराधियों के मन में अब कानून का कोई डर नहीं बचा है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब इस एसिड अटैक वाली खबर को भी समझ लेते हैं। खबर यह है कि बेगूसराय में मामूली विवाद में, मामूली सा विवाद था जिसमें एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया गया। खुलेआम एक व्यक्ति को तेजाब से नहला दिया गया। तस्वीरें मेरे पीछे चल रही हैं, भयानक तस्वीरें, देखकर डर लगता है।
ऐसे में एसिड अटैक वाली खबर को समझने वाली बात यह है कि एसिड अटैक से जुड़े कुछ आंकड़े क्या हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल एसिड अटैक के करीब 200 मामले दर्ज होते हैं। एसिड अटैक पर 2023 तक का जो आंकड़ा है वो ये है कि 2021 में 176 मामले दर्ज हुए, 2022 में 202 मामले दर्ज हुए, जबकि 2023 में एसिड अटैक के 207 मामले दर्ज हुए, जबकि 65 एसिड अटैक के प्रयास के मामले दर्ज किए गए थे। खबर यह है कि सरकारी आंकड़े सिर्फ दर्ज ही हो पाते हैं, डर दबाव की वजह से बहुत मामले दर्ज भी नहीं होते हैं। एसिड सर्वाइवर ट्रस्ट इंटरनेशनल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कि ASTI, इसका मानना है कि हर साल करीब 1000 हमले होते हैं, जबकि जो दर्ज हो रहे हैं वो 200 सवा 200 तक ही दर्ज हो पा रहे हैं। और ये जो ट्रस्ट है ये कहती है कि 1000 एसिड अटैक होते हैं। एसिड अटैक से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, यानी 70 से 80% घटनाएं इन्हीं के खिलाफ होती हैं। लड़कियां या महिलाओं पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक क्यों होते हैं? शादी, रिश्ते से जुड़े विवाद में, या फिर नाकाम आशिक की क्रूरता का नतीजा यह होता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा इसका शिकार होती हैं। किन राज्यों में सबसे ज्यादा एसिड अटैक हुए हैं? जो डेटा है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, फिर ओडिशा, ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक की घटनाएं हुई हैं। भारत में तेजाब एसिड को लेकर नियम क्या है वो भी समझ लीजिए। बिना लाइसेंस एसिड नहीं बेच सकते, यानी कि तेजाब नहीं बेच सकते। खरीदार की पहचान जरूरी है। 18 साल से कम उम्र वालों को एसिड नहीं बेच सकते। एसिड खरीद की वजह लिखवाना जरूरी होता है। दुकानदार को स्टॉक और बेचने का रिकॉर्ड रखना होता है। रजिस्टर मेंटेन नहीं होने पर लाइसेंस रद्द हो जाते हैं। जुर्माना या जेल हो सकती है, यानी कि जो नियम है वो सख्त है, उसके बावजूद एसिड अटैक हो रहे हैं, ये बड़ी वजह है। एसिड अटैक पर कानून क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। संज्ञेय या गैर जमानती अपराध है ये। जेल की सजा और भारी जुर्माना इसमें चुकाना पड़ता है अगर आप एसिड अटैक करते हैं। एसिड अटैक को लेकर जो नियम है वो सख्त नियम के बावजूद एसिड अटैक आखिरकार हो क्यों रहे हैं? ऐसे में लोगों को कैसे मिल जाती है एसिड अटैक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या दुकानदार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या अधिकारी नियम पर कड़ी कार्रवाई से पालन नहीं कर रहे हैं? क्या कानूनी प्रावधान सिर्फ कागजों तक सीमित रह चुका है, कागजों पर दिख रहा है और जमीनी हकीकत पर यह लागू नहीं हो रहा? क्या ये वो सवाल है जो एसिड अटैक के बाद उठने लगे हैं। अब प्यार की बात करें। प्यार जो जिंदगी संवारता है, वहीं जब सनक बन जाए तो जिंदगी को दांव पर भी लगा देता है। बिहार में इश्क अब जमीन पर नहीं हो रहे, टावर की ऊंचाइयों पर चढ़कर अपनी जिद मनवा रहा है। वहीं प्रेमिका के लिए आशिक 300 फीट तक, जी हां 300 फीट तक ऊपर टावर पर बैठता है, तो कहीं प्रेम में पागल युवती टावर पर चढ़कर दुनिया को चुनौती देती है, कोहराम मचाती है। सबसे पहले एक रिपोर्ट। गोपालगंज के सुपौली गांव में इश्क का ऐसा जुनून दिखा कि एक युवती सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। नीचे खड़ी भीड़, ऊपर बैठी जिद, ना डर ना शर्म, बस प्यार को मनवाने की सनक। उसके आशिक ने किसी और से शादी करने का फैसला किया तो युवती उसे पाने के लिए बेहाल हो गई। और ये कोई पहली कहानी नहीं है। 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा था, बस सीन और किरदार उल्टा था। एक सन की आशिक 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। वही प्रेम प्रसंग, वही कहानी, वही बेचैनी, बस किरदार बदल गए। यहाँ हीरो ने लीड रोल ले लिया। आशिक की मांग सिर्फ इतनी कि गर्लफ्रेंड को बुलाओ। दोनों घटनाएं, 2 जिले, 2 दिन का फासला, एक ही टावर, एक ही प्यार, एक ही पागलपन। ऊपर आशिक अपनी जिद पर अड़ा तो वहीं युवती अपने अरमानों में घिरी। लेकिन नीचे पुलिस प्रशासन परेशान। अरे भाई, इनके पास और भी काम है जो जरूरी है। आपकी आशिकी से ज्यादा इन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जाएगा क्या अनिस? तो उतरो, धीरे धीरे उतरो।
मोटर व्हीकल से। अब सवाल ये है कि क्या प्यार अब दिल से निकल करके सीधे टावर पर चढ़ गया है? क्या इश्क की नई ऊंचाई 300 फीट तय हो चुकी है, या फिर ये वो दौर है जहां समझदारी नीचे रह गई और सनक ऊपर चढ़ गई? पहले लोग प्यार में चांद तारे तोड़ने की बात करते थे, अब सीधे टावर पर चढ़कर नेटवर्क ही पकड़ लेते हैं। इश्क खूबसूरत है, लेकिन जब ये जिद और सनक में बदल जाए तो ये सिर्फ कहानी नहीं, खतरा बन जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब इस इश्क के टावर वाली खबर को समझिए। दो घटनाएं हुई, पहली गोपालगंज में और दूसरी मुजफ्फरपुर में। गोपालगंज में क्या हुआ कि मोबाइल टावर पर युवती चढ़ गई, 300 फीट ऊंचे टावर पर लड़का चढ़ गया। यह मुजफ्फरपुर में हुआ। अब टावर पर ये दोनों चढ़े क्यों? युवती गोपालगंज में टावर पर क्यों चढ़ी? आशिक के किसी और से शादी करने के फैसले से वो नाराज हो गई और सीधे जाकर कहां खड़ी हुई? टावर पर। टावर पर जो लड़का था वो क्यों चढ़ा मुजफ्फरपुर में, वो भी समझ लीजिए। गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए, यानी कि गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए टावर पर चढ़ गए महाशय जी। गोपालगंज में आशिक से शादी के लिए लड़की टावर पर चढ़ी, मुजफ्फरपुर में गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जो लड़का है वो टावर पर चढ़ गया। अब ये टावर वाला प्रेम चल रहा है इस समय। टावर क्यों बना प्रेम, जो प्रेम का नया स्टंट या नया अड्डा कह लें। ऊंचाई पर होने से पूरा इलाका उन्हें सुन देख सकता है। मामला 300 फीट ऊंचा है, तो ऊंचाई पर जब पहुंच जाएंगे तो सब लोग देखेंगे। प्रशासन और मीडिया का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जान की कीमत रखकर, दबाव बनाकर परिवार और पुलिस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। परिवार मांग तुरंत मानने को मजबूर हो जाता है, पुलिस भी वहां पर मौजूद होती है। मांग तुरंत सुनी और मानी जाएगी, ये इनका मकसद होता है। सामान्य आदमी एक बार में खुद को स्पॉटलाइट में ला देता है। सामाजिक निराशा और मीडिया आधारित रणनीति का ये सब कुछ घालमेल है, मिश्रण है। ऐसे में लोगों को कहां से टावर पर चढ़ने की प्रेरणा मिल रही है? फिल्म शोले देखी होगी आपने, वो बसंती वाला सीन, वो मौसी वाला सीन, वहां से ये जो आशिक है बीरू को अपना गुरु माने बैठे। अब ये जानना जरूरी है कि ऐसी हरकत पूरी तरह से पागलपन की निशानी होती है। इंसान की जिंदगी बहुत कीमती होती है, क्षणिक आवेश में इस तरह की हरकत ठीक नहीं रहती। ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है, ऐसे लोगों का इलाज जरूरी है। दरभंगा की खबर का रुख करेंगे। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बेखौफ अपराधियों ने शोरूम से हथियारों के दम पर करीब 2 करोड़ की लूट की, जिसमें 25 लाख कैश भी शामिल है। लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। दरभंगा में दहशत का राज, मिनटों में ज्वेलरी शोरूम साफ, हथियार की नोक पर सबसे बड़ी लूट। दरभंगा के बड़ा बाजार की गलियों की इस तस्वीर को देखिए। 2 अपराधी गहने की दुकान से निकल रहे हैं। आगे आगे सफेद गमछे में एक अपराधी और पीछे एक अपराधी बैग में लूट का गहना भरे हुए हैं। फिर जिस अपराधी के पास बैग है वो आगे निकल जाता है और गमछा वाला शख्स फिर दुकान की तरफ बढ़ता है। फिर एक साथ 4 अपराधी ज्वेलरी दुकान से बाहर निकलते हैं, सभी बेखौफ। अपराधियों की चाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जुर्म की दुनिया में उन्हीं का राज चल रहा है। ये तस्वीर ये बता रही है कि बिहार में अपराधियों की बादशाहत किस तरीके से कायम है। एक अपराधी के हाथ में झोला है, एक अपराधी पीछे बैग लटकाए हुए है। ज्वेलरी की दुकान में लूट को अंजाम देकर के सभी अपराधी बड़े आराम से निकल रहे हैं। अपराधियों ने दिन दहाड़े प्रेम ज्वेलर्स में करीब 2 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देकर के सनसनी मचा दी है। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार की नोक पर मिनटों में पूरा दुकान साफ कर दिया। गहने की दुकान पूरी तरीके से खाली है। अलमारी में बेशकीमती गहनों के बदले अब केवल खाली डिब्बे बचे हैं। दुकानदार के चेहरे पर दहशत है। 4 रिवॉल्वर लेकर के अंदर घुसा, सारा सामान जो है सो लो समेट करके 4-5 बैग में जो है सो ले गया। DVR
3 मुंह ढके हुआ था तौलिया से, एक जो है सो ओपन था। कितना का ले गया होगा? लगभग जो है सो 1.5 से 2 करोड़ रुपया का। और चारों तरफ से हम लोग जहाँ CCTV कैमरा है उसका चेक कर रहे हैं और जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए कोशिश किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी हम लोग इसको उद्भेदन करके रिकवर। 6 की संख्या में गहने की दुकान में घुसे अपराधियों ने हथियार की नोक पर सबको हाईजैक कर लिया। चंद मिनट में बदमाशों ने दुकान में रखे सोना चांदी के जेवरात समेट लिए और लूट के बाद हमेशा की तरह पुलिस और प्रशासन की टीम दुकान में पहुंची। पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है, लेकिन लूट की इस वारदात ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल है कि बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को कैसे अंजाम दिया। पुलिस की गश्ती टीम क्या कर रही थी? पुलिस लूट के बाद ही घटना स्थल पर क्यों पहुंचती है? पुलिस ऐसे गिरोह की पहचान करने में क्यों विफल है? क्या अपराधी में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। दरभंगा में लूट वाली खबर को सबसे पहले समझाते हैं आपको। दरभंगा में सोना लूट की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। दरभंगा में लूट की बहुत घटनाएं हुई हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई है। 9 दिसंबर 2020 याद होगा आपको, 5 से 10 करोड़ की यहां पर लूट हुई थी और अलंकार ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। 5 नवंबर 2021 25 किलो चांदी और 200 ग्राम सोने की लूट हुई थी। राजश्री ज्वेलर्स में ये लूट हुई थी। एक बार फिर दरभंगा में सोने की दुकान में बड़ी लूट हुई है। सोने की दुकान से करीब 2 करोड़ की लूट हुई है। सवाल है कि क्या दरभंगा पुलिस पिछली घटनाओं से कुछ सीख नहीं रही है, कुछ सबक नहीं ले रही? क्या अपराधियों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? 1 करोड़ का इनामी नक्सली और प्रतिबंधित CPI माओवादी संगठन के वरिष्ठ नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 75 साल के नक्सली मास्टरमाइंड लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें जेल से अस्पताल लाया गया था। 2021 में पत्नी के साथ अरेस्ट किए गए प्रशांत बोस पर कई दर्जन संगीन मामले दर्ज थे। 1 करोड़ के इनामी नक्सली और प्रतिबंधित CPI माओवादी संगठन के वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का शुक्रवार को निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर उन्हें रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के मूल निवासी प्रशांत बोस माओवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें CPI माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता था। प्रशांत बोस को उसकी पत्नी शीला मरांडी के साथ 12 नवंबर 2021 को सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा टोल ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसकी गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए फटाफट से इस खबर को समझ लेते हैं। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की रिम्स में मौत हुई है। 75 साल के प्रशांत बोस लंबी बीमारी से जूझ रहा था। मूल रूप से पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला था। दशकों तक कई राज्यों में अपनी पकड़ बनाए रखी इसने। 2021 में पत्नी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संगठन में भी उसकी पकड़ मजबूत रही। प्रशांत बोस का प्रभाव कई राज्यों में फैला हुआ था। उसके खिलाफ करीब 100 मामले दर्ज थे। झारखंड में ही उसके खिलाफ अकेले करीब 50 केस दर्ज थे। सबसे खूंखार नक्सली मास्टरमाइंड में वो शुमार रहा है। 31 मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन थी और नक्सल मुक्त भारत का संकल्प करीब करीब पूरा हो चुका है। 126 जुलाई से नक्सलवाद सिमट चुका है। 90% कम हुई है नक्सली हिंसा। बड़े नक्सली या तो मारे गए या पकड़े गए। कई नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं।